आजकल हिंदी भाषा में अंग्रेजी के कई शब्द इस्तेमाल होते हैं। उनमें से एक ऐसा शब्द है जो पिछले 4-5 सालों में काफी पॉपुलर हो चुका है और यह शब्द है स्टार्टअप। आपने यह जरूर सुना होगा कि कई लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं और बहुत सारा धन कुछ ही सालों में कमा लेते हैं, लेकिन आपको शायद यह पता ना हो कि बहुत सारे स्टार्टअप्स किसी न किसी कारण से कुछ ही सालों में बंद भी हो जाते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि यह स्टार्टअप क्या है? आपको अपने स्टार्टअप के लिए फंड कहां से और कैसे मिल सकता है? एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल किस आधार पर इन्वेस्टमेंट करता है? वीसी से फंड लेने के लिए आपको क्या करना होगा? वीसी से फंड लेने का प्रोसेस क्या है और इसका क्या फायदा है? आज इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं डिटेल्स में जानकारियां देने की कोशिश करूंगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार झा आपको अपने YouTube चैनल योर लर्निंग स्कूल में स्वागत करता हूं। मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है और काफ़ी जानकारियां भी हासिल की है, क्योंकि मैं खुद एक बड़े वीसी फर्म में 11 सालों से भी ज़्यादा समय से काम कर रहा हूं। इसके बावजूद इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया है ताकि आपको सटीक जानकारियां दे सकूं। यह 20 मिनट का वीडियो आपके लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि इसमें फंडिंग का पूरा प्रोसेस बताया गया है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आगे मैंने बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स का नाम भी बताने वाला हूं, जिससे आपके स्टार्टअप को आसानी से फंड मिल सके। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह स्टार्टअप आखिर है क्या। स्टार्टअप्स ऐसी कंपनियां होती है जो किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस पर केंद्रित होता है और जिसे फाउंडर्स मार्केट में लाना चाहते हैं। इसके फाउंडर्स समाज को कुछ ऐसा देने का सपना देखते हैं जिसकी समाज को जरूरत है, लेकिन अभी तक उसे बनाया नहीं गया है। एक स्टार्टअप में क्या क्या स्टेजेज होता है? एक स्टार्टअप में 4 स्टेजेज होता है। स्टेज 1 आइडिया स्टेज, स्टेज 2 अर्ली स्टेज, स्टेज 3 ग्रोथ स्टेज और स्टेज 4 मैच्योरिटी स्टेज। स्टेज 1 आइडिया स्टेज, इसको हम कंसेप्ट स्टेज भी कहते हैं। यह स्टार्टअप का पहला स्टेज होता है जिसमें आपके पास बिजनेस का सिर्फ एक आइडिया होता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ तरीके आपके दिमाग में चल रहा होता है और उसको आप स्टार्ट करना भी चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको स्टार्ट कैसे करें और स्टार्ट करने के लिए फंड कहां से लाएं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना पैसा लगाना होता है। इससे यह फायदा होगा कि आगे जो भी लोग या इन्वेस्टर्स पैसा देगा उसको लगेगा कि आपको अपने आइडिया पर कितना कॉन्फिडेंस है। यह तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप अपने बिजनेस में अपने आइडिया पर खुद पैसा नहीं लगा सकते तो दूसरा क्यों लगाएगा। अपना पैसा लगाने के बाद आप अपने रिश्तेदार या दोस्तों को अपने बिजनेस के बारे में बताकर पैसा उधार मांग सकते हैं। कई लोग तो दूसरे को भी अपने आइडिया से एक्साइट करके पैसा ले लेते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा डेवलप होने के बाद और ज़्यादा फंड्स की आपको ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाना होता है। अब आप कहेंगे एंजल इन्वेस्टर्स कौन होता है? एंजल इन्वेस्टर्स वो होता है जो आपके बिजनेस में थोड़ा सा पैसा लगा करके थोड़ा सा हिस्सा लेता है और लंबे समय तक आपका साथ देता है। क्योंकि ये बिजनेस के शुरुआत में आता है, इसीलिए इनको रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी रिस्क के कारण एक एंजल इन्वेस्टर 20 से 50 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, जिसमें से कुछ स्टार्टअप के डूब जाने के बावजूद भी इन्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। कुछ एंजल इन्वेस्टर्स का नाम यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा। कुणाल शाह, पीयूष बंसल, सचिन बंसल, गौरव मुंजल, नवीन तिवारी और रितेश अग्रवाल। ये तो वो एंजल इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट का काफ़ी नॉलेज होता है, जबकि स्टार्टिंग लेवल के एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क द्वारा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया के कुछ फेमस एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क का नाम मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा। मुंबई एंजल नेटवर्क, इंडियन एंजल नेटवर्क, लीड एंजल्स नेटवर्क, द चेन्नई एंजल्स, कलकत्ता एंजल्स, हैदराबाद एंजल्स, चंडीगढ़ एंजल्स, लेट्स वेंचर और वेंचर कैटलिस्ट। आपके जानकारी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक भी शेयर किया है, जिसमें काफ़ी सारे एंजल इन्वेस्टर्स का डिटेल आपको मिल जाएगा।
इसको और अच्छे से जानने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सोनी चैनल पर शार्क टैंक इंडिया जरूर देखें। इसको देखने से स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको काफी नॉलेज मिल जाएगा, जहां पर भारत के इच्छुक एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस मॉडल को इन्वेस्टर्स के एक पैनल के सामने पेश करते हैं और उन्हें अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए राजी करते हैं। अगर उनका बिजनेस मॉडल इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है और उसमें फ्यूचर ग्रोथ दिखता है तो उसको सही वैल्यूएशन लगा करके उस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट करते हैं, वो भी तुरंत। इस टॉपिक पर मैं जल्द ही दूसरा वीडियो आपके सामने बना के लाऊंगा जिसमें सारी डिटेल्स होगी। स्टेज 2 अर्ली स्टेज। यह एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें फाउंडर्स अपने स्टार्टअप को थोड़ा बड़ा करके लॉन्च करने की दिशा में काम करते रहते हैं। इस स्टेज में आपका बिजनेस पूरी तरह से तैयार होता है और प्रोडक्ट भी रेडी होता है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि कस्टमर्स भी उस प्रोडक्ट को पसंद करता हो और उसको खरीदने की इच्छा रखता हो। इतना ही नहीं, आपके स्टार्टअप में कैपेबल एम्प्लॉयज भी होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करे। क्योंकि इस स्टेज में आपको ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है, इसीलिए आपको वेंचर कैपिटल के पास जाना होता है। वेंचर कैपिटल को हिंदी में जोखिम पूंजी कहते हैं, क्योंकि इसमें भी रिस्क हमेशा बना रहता है। यह एक कंपनी में 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक इन्वेस्ट करता है। इस पर डिटेल में मैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। स्टेज 3 ग्रोथ स्टेज। कोई कंपनी ग्रोथ स्टेज में तब प्रवेश करती है जब उसके पास एक ठोस बिजनेस मॉडल तैयार रहता है और वो अपने बिजनेस को ज्यादा बड़ा करने की दिशा में मजबूती से काम करता रहता है। इस स्टेज में प्रोडक्ट्स, सेल्स, ग्रोथ, रेवेन्यू और प्रॉफिट पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ग्रोथ स्टेज में बड़े वीसीज की एंट्री होती है जो कि मिनिमम 100 करोड़ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। स्टेज 4 मैच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज में प्राइवेट इक्विटी की एंट्री होती है जो सिर्फ स्टेबल बिजनेस में ही पैसा लगाता है। क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है इसीलिए यह लो रिस्क पर काम करता है। प्राइवेट इक्विटी हर तरह के इंडस्ट्री में पैसा लगाता है। यह सिर्फ प्रॉफिट देखता है और लंबे समय तक बिजनेस में बना रहता है। क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है इसीलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इस स्टेज में इन्वेस्टमेंट करती है। इसकी एग्जिट कंपनी की स्टॉक मार्केट लिस्टिंग यानी आईपीओ होने के बाद होती है। अब हम वेंचर कैपिटल के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वेंचर कैपिटल क्या है? वेंचर कैपिटल एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट फंड है जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है और इसके बदले में उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी इक्विटीज लेता है। ये हाई रिस्क के साथ आते हैं और इनमें हाई रिटर्न लेने की भी क्षमता होती है। वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टर्स आमतौर पर इंस्टीट्यूशनल, फैमिली ऑफिसेज या एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। इस कंपनी में कई जनरल पार्टनर्स होते हैं जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और स्टार्टअप्स को हर प्रकार से सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वेंचर कैपिटल के पास हमें कब और क्यों जाना चाहिए? हमें अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए उसमें बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जो कि करोड़ों में होती है। इतना फंड इकट्ठा करना कहीं और से संभव नहीं होता है। अगर हम बिजनेस लोन या पर्सनल लोन के लिए बैंक में जाते हैं तो बैंक लोन आसानी से नहीं मिलता और अगर मिलता भी है तो उसके लिए बैंक आपकी प्रॉपर्टी का पेपर या ज्वेलरी सिक्योरिटी के तौर पर रख लेता है। इतना ही नहीं, आपको ब्याज भी हर महीने चुकाने होते हैं। इसमें सबसे बड़ा रिस्क यह है कि अगर आपका बिजनेस किसी भी कारण से चल नहीं पाया तो उस समय इस लोन का चुकाना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आप अपना सारा पैसा अपने बिजनेस के स्टार्टिंग में पहले ही लगा चुके होते हैं, जिसके कारण कई बार फाउंडर्स की कुर्की जब्ती की नौबत भी आ जाती है। स्टार्टिंग में बिजनेस लोन लेने से आपको हमेशा टेंशन बना रहता है और आप अपने बिजनेस पर सही ढंग से फोकस नहीं कर पाते। इसी कारण से आपको वेंचर कैपिटल के पास जाना होता है जो आपके बिजनेस में हिस्सेदार बनकर करोड़ों रुपया लगाता है और किसी भी कारण से अगर बिजनेस चल नहीं पाया तो आपको एक भी पैसा लौटाना नहीं पड़ता है। अगर कंपनी तरक्की करती है तो वीसी का पैसा कई गुना हो जाता है और अगर कंपनी डूब जाती है तो उसका पैसा भी डूब जाता है। वेंचर कैपिटल से फंड लेने के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं, जैसे यहाँ से ज्यादा अमाउंट का फंड मिल जाता है, साथ ही आपको एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप का एडवाइस हमेशा मिलता रहता है। इनके सपोर्ट से ज्यादा नेटवर्किंग की सुविधा आपको मिलती है। इनके द्वारा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और अन्य स्टार्टअप्स के साथ सहयोग के अवसर आपको उपलब्ध होता है। मार्केट के अंदर पब्लिसिटी में भी इनका सहयोग महत्वपूर्ण होता है।
इतना ही नहीं, अगले राउंड की फंडिंग में ये आपका पूरा सहयोग करते हैं। ज्यादातर स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल के फंडिंग के बिना अपनी कंपनी को बड़े स्तर पर सक्सेसफुल नहीं बना पाते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म स्टार्टअप्स को फंडिंग के साथ साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक गार्जियन की तरह गाइडेंस भी देता रहता है, जो किसी भी स्टार्टअप्स का सक्सेस होने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपको ऐसे वेंचर कैपिटल को अपने फंड के लिए अप्रोच करना चाहिए जिसके पास एक्सपर्ट लेवल की टीम हो और जो आपको सही समय पर सही राह दिखा सके। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि फाउंडर्स के कठिन परिश्रम और उनका जुनून भी बिजनेस को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। इसी तरह से सही डायरेक्शन में काम करने के बाद इनमें से कुछ स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन जाती है। यूनिकॉर्न वर्ड आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इसका मतलब होता है कि जब किसी कंपनी का वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हो तो उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न बनना बहुत आसान नहीं होता है तो असंभव भी नहीं है। हर स्टार्टअप का यह सपना होता है कि वह यूनिकॉर्न कैसे बने। यहां तक पहुंचने के लिए हमें कई राउंड्स की फंडिंग की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमने यह भी देखा है कि कई स्टार्टअप्स एक बार वीसी से फंड तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग सही तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर पाते और उनका बिजनेस कुछ ही सालों में बंद हो जाता है। साधारण भाषा में अगर हम बताएं तो एक वेंचर कैपिटल फर्म अगर 10 स्टार्टअप में पैसा लगाता है तो ये माना जाता है कि उसमें से लगभग 3 से 4 कंपनीज तो डूब ही जाती है। बाकी के 3 से 4 कंपनीज स्मॉल रिटर्न देती है और बची हुई 2 से 3 कंपनी बहुत बड़ा रिटर्न देती है। वो सारी डूबी हुई कंपनीज का भी पैसा वसूल कर देती है और उनके टोटल फंड साइज को भी कई गुना बड़ा कर देती है। इतना ही नहीं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के फाउंडर्स भी कुछ ही सालों में अरबपति बन जाते हैं। आपने मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो रूम्स, रेड बस, पेटीएम, बायजू, स्विगी और बिग बास्केट का नाम जरूर सुना होगा। ये सभी स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल के फंडिंग के बाद ही बड़े स्तर पर सक्सेसफुल हो पाए हैं। आपको मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि कोविड पैंडेमिक में जहां कई स्टार्टअप्स का हालत खराब हो गया था और कई तो बंद भी हो गया, ऐसे सिचुएशन में भी कई कंपनीज के फाउंडर्स उस पैंडेमिक को अपॉर्चुनिटी में बदलकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 2020 के भयंकर पैंडेमिक के बावजूद भी 11 इंडियन स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए। इन कंपनी का नाम है अनअकैडमी, पाइन लैब्स, फर्स्ट क्राई, जिनोटी, नाइका, पोस्टमैन, जीरोदा, कार्स 24, डेली हंट और ग्लांस। इसी तरह से 2021 में भी 42 इंडियन स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न के लिस्ट में शामिल हुए, जिनमें से कुछ जाने पहचाने नाम इस प्रकार हैं: अर्बन कंपनी, एको, अपग्रेड, वेदांतु, क्रेड, ग्रोफर्स, फार्म इजी, मीशो, भारत पे, कार देखो, मोबीक्विक, लीसियस, मामाअर्थ इत्यादि। 2022 में भी 21 इंडियन स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न के क्लब में शामिल हो गए, जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं: यूनिफोर, टाटा 1mg, लिव स्पेस, पर्पल, डील शेयर इत्यादि। आपको यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको वेंचर कैपिटल के पास ही क्यों जाना होगा। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वेंचर कैपिटल किस आधार पर इन्वेस्टमेंट करता है। वेंचर कैपिटल के इन्वेस्टमेंट का फोकस इंडस्ट्री, मार्केट सेगमेंट, फाइनेंशियल स्टेज और ज्योग्राफी के आधार पर होता है। कोई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है तो कोई रियल एस्टेट में, तो कोई ई कॉमर्स में, ऐसे ही कोई एफएमसीजी में तो कोई हेल्थ सेक्टर में। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट का। इसीलिए आप वीसी के पास जाने से पहले यह जान लें कि कौन सा वीसी किस इंडस्ट्री में और किस स्टेज में इन्वेस्टमेंट करता है, उसके मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है। वेंचर कैपिटल फर्म के पास जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करने की जरूरत होती है। आपके पास एक अच्छा एलिवेटर पिच होना चाहिए। एलिवेटर पिच 30 सेकेंड से 2 मिनट का एक ब्रीफ स्पीच होता है जिसमें आपको अपने स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताना होता है। यह ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि इसको आप कहीं भी चलते फिरते इसका उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर पिच डेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना भी जरूरी है, जो कम से कम स्लाइड्स में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां दे सके, क्योंकि यह पहला डॉक्यूमेंट होता है जो इन्वेस्टर्स के पास जाता है और इसीलिए इसके ऊपर अच्छे से काम करना जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में जरूर मेंशन होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने स्टार्टअप के बारे में डीप रिसर्च करने की जरूरत होती है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा। मार्केट साइज, एक स्ट्रॉन्ग टीम, मैनेजमेंट टीम का ट्रैक रिकॉर्ड, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस मॉडल, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, एंट्री बैरियर्स और फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में तभी इंटरेस्टेड होगा जब उसे मल्टीपल टाइम ग्रोथ दिखेगा। वो देखता है कि फाउंडर्स के अंदर कितना जुनून है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। एक बात का ध्यान आपको खास तौर पे रखना होगा कि जब आप इन्वेस्टर्स के पास जाएं तो बिल्कुल तैयार होकर जाएं, जिससे उसके सभी क्वेश्चंस का सटीक आंसर आप उसी समय दे सके, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का डाउट रह ना जाए। वेंचर कैपिटल के पास जाने से और प्रोजेक्शन दिखाने से ही आपको पैसा नहीं मिल जाता है। वेंचर कैपिटल के पास हजारों स्टार्टअप्स फंड्स के लिए आती है और उसमें से 5 से 10 स्टार्टअप्स को ही फंड मिल पाता है, जो कि उनके सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। कई बार फंड 1 महीना में भी मिल जाता है तो कई बार 1 साल भी लग जाता है। नॉर्मली प्रोसेस कंप्लीट होने में और फंड रिलीज होने में 3 से 6 महीने का टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि इसके लिए काफी प्रोसेस होता है, जिसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। सबसे पहले आपको वेंचर कैपिटल फर्म्स का एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए जो उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता हो जिस इंडस्ट्री में आपका स्टार्टअप है। फिर उनके वेबसाइट को सही तरीके से स्टडी करें। मैक्सिमम वीसी फर्म के वेबसाइट पर ही एक फॉर्म होता है जिसमें सारा डिटेल्स आपको भरना होता है और साथ ही वहां प्रेजेंटेशन अपलोड करने का भी ऑप्शन होता है। आपका डिटेल सबमिट होने के 5 से 10 दिनों के अंदर ही आपको ईमेल द्वारा रिप्लाई भी आ जाएगा और आपसे नेक्स्ट लेवल के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अगर आपका स्टार्टअप उनके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है तो इस केस में आपके पास रिग्रेट ईमेल आता है। एक बात का ध्यान रखें कि रिग्रेट ईमेल देखकर आपको हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि आपको दूसरे वीसीज के पास अप्रोच करना होगा। हो सकता है कि 2, 4, 10 वीसीज आपको मना कर दे, लेकिन आपको सही दिशा में कंटिन्यूअस ट्राई करते रहना है, वो भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। कई बार तो ऐसा सिचुएशन भी आता है कि एक ही टाइम में कई वीसीज आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सिचुएशन में आपको खुद ही बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा जो आपके स्टार्टअप के लिए बेटर हो। अगर आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो आपसे कोरेस्पॉन्डेंस शुरू हो जाता है, जो ईमेल्स, वीडियो कॉल्स या मीटिंग्स के रूप में होता रहता है, जिसमें डीप लेवल के फाइनेंशियल डिस्कशंस होता है और प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग के बारे में भी बातें होती है। आपको अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का पूरा प्रोजेक्शन दिखाना होता है। साथ ही फ्यूचर में एग्जिट के ऊपर भी बातें होती हैं, क्योंकि वीसीज को आपके ग्रोथ के साथ साथ एग्जिट पर भी पूरा ध्यान होता है। इस तरह के डिस्कशन में काफी समय लग जाता है। जब सारा कुछ सही चलता है तो उसके बाद हिस्सेदारी के लिए निगोशिएशन शुरू होती है कि आपके स्टार्टअप में उस समय की वैल्यूएशन क्या है। अगर वीसी 10 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो उसको कितने % की हिस्सेदारी मिलेगी। जब सब कुछ तय हो जाता है उसके बाद स्टार्टअप की डीडी ड्यू डिलीजेंस शुरू होती है, जो कि एक थर्ड पार्टी द्वारा होता है। यह प्रोसेस एक सीए, सीएस या लॉ फर्म के द्वारा की जाती है। इस प्रोसेस से स्टार्टअप कंपनी के बारे में और फाउंडर्स के बारे में उन्हें पूरी रिपोर्ट मिल जाती है कि कंपनी के अंदर क्या सही चल रहा है और क्या गलत, फाउंडर्स का बैकग्राउंड कैसा है, कोई फ्रॉड केस तो नहीं है, इत्यादि इत्यादि। जब सब कुछ सही होता है तो दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसे SHA शेयर होल्डर एग्रीमेंट कहते हैं। यह करीब 100 पेजेज का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में इन्वेस्टमेंट के बारे में और कंपनी को आगे कैसे चलानी है उसके लिए सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। जब SHA साइन हो जाता है तो करीब यह तय हो जाता है कि पैसा अब आपको मिल जाएगा। हमने कई बार ऐसा केस भी देखा है कि SHA साइन होने के बाद भी स्टार्टअप में कोई कमी निकल जाती है और फंड नहीं मिल पाता।
इसीलिए जब तक पहला चेक ना मिल जाए या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का फंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर ना हो जाए तब तक रिस्क बना रहता है। अगर आपको वीसी 10 करोड़ का कमिटमेंट करता है तो उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि फंड्स किस तरह के इंस्टॉलमेंट में रिलीज होगा। नॉर्मली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंड रिलीज होता रहता है, जिससे आपके बिजनेस में फंड की वजह से कोई रुकावट ना हो। एक बार आपने वीसी से जो फंड इकट्ठा किया है उससे आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपने बिजनेस का विस्तार करते हैं और विस्तार की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए 1-2 साल बाद आपको और ज्यादा फंड की जरूरत होती है। इसके लिए अब आपको और बड़े वीसीज के पास अलग अलग राउंड्स के फंडिंग के लिए जाना होता है। इसको हम सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी इत्यादि कहते हैं। हर राउंड में फंड का साइज बड़ा होता जाता है और आपकी कंपनी की वैल्यूएशन भी कई गुना बढ़ जाती है। मैक्सिमम केस में सीरीज बी और सीरीज सी लेवल तक आते आते ही फर्स्ट राउंड के वीसी और ज्यादातर एंजल इन्वेस्टर्स की एग्जिट हो जाती है। इस प्रकार यह प्रोसेस आगे भी चलता रहता है। अब आपको एक वेंचर कैपिटल फर्म्स की लिस्ट की जरूरत महसूस हो रही होगी जिसके पास अपने स्टार्टअप के फंडिंग के लिए आप जाना चाहेंगे। आपके सहायता के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फर्म्स का एक लिस्ट भी शेयर किया है, जिसमें भारत में रजिस्टर्ड सारे वीसीज का लिस्ट आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियोज इससे रिलेटेड मिलता रहेगा। धन्यवाद।